देखो बच्चों, इसके ऊपर हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर कुछ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करते हैं। ये कुछ अच्छे सवाल हैं, ठीक है, जो बोर्ड लेवल में तो नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। बोर्ड लेवल में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो लोग फर्स्ट लेक्चर किए वो आप बोर्ड के लिए प्रिफर कर सकते हैं। इस तरह का कंसेप्ट का सवाल कंपटीशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग पहले ये वाला सवाल करते हैं बच्चों। इसमें देखिए सॉल्यूशन जो है पूरी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लें कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है, ठीक है बच्चों, वो पूरी तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ ये रिलेट किया जा सकता है। जितने भी तरह का आयनिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़े हैं वो यहाँ से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, हम आपको एक रीजन बताते हैं। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम याद होगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पे हम एसिड को यूज करते हैं, ठीक है, और एसिड का आयनाइजेशन करते हैं, वीक एसिड का आयनाइजेशन करते हैं। तो मान लीजिए वहां पे एक इक्विलिब्रियम आता है और आपको पता होगा कि उस सॉल्यूशन का हमसे क्या पूछता है, पीएच पूछता है। एसिड के लिए Ka का वैल्यू पूछता है। तो Ka का वैल्यू क्या होता है बच्चों, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर ये आपको याद हो तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। और फिर हम लोग देखते थे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता था। इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका था कि हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे, दूसरा ये तरीका होता है कि 1 माइनस अल्फा को हम लोग इग्नोर करके 1 कर देते हैं बच्चों। लेकिन ये कब करना, इसका भी कंडीशन था। ये कब करना, इसका भी क्या था बच्चों, कंडीशन था। अगर 5% तक, 5% का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, 0.05, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.05। 5% या उससे कम होता है तो अल्फा को हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन आता था Ka/C रूट अंडर, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग 25 गुना 10 पे पावर माइनस 4, ठीक है। 25 गुना 10 पे पावर माइनस 4 से ये ज्यादा हो जाए, ये सॉरी 25 गुना 10 पे पावर माइनस 4 के इक्वल हो जाए या इससे कम आ जाएगा Ka/C का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते थे। खैर ये सब बात आपको अगर याद है आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो आप सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सॉल्यूशन से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों, क्योंकि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं सब में आई है बच्चों, सब में क्या है, आई है। और अगर स्पेशली एसिड आता है तो एसिड तो डिसोसिएशन करेगा, तो डिसोसिएशन करेगा तो उसके लिए आप आई निकाल लो, और जो भी आप आई निकालते हो उसको किसके इक्वल कर देंगे बच्चों, 1 + n-1 इंटू अल्फा, क्योंकि यही हमारा डिसोसिएशन का आई का वैल्यू होता है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा निकाल लिए तो अगर अल्फा निकल जाएगा तो आपसे बाकी सारा चीज फिर से पूछा जा सकता है, जैसे H+ कंसंट्रेशन पूछेगा तो C अल्फा, C क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, निकालने का कुछ तरीका देगा। मतलब हम आपको ये हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो भी सवाल है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट किए जा सकते हैं। कारण क्या है बच्चों कि यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल पाएंगे, किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल पाते हैं सॉल्यूशन के कंसेप्ट से। और एक बार अगर एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाए बच्चों तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता था आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी आपको कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ये सवाल क्या कह रहा है क्या कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी दे रखा है 0.25 m, मोनोबेसिक एसिड है। अब ये ध्यान रखिए क्या बच्चों, मोनोबेसिक एसिड है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना हैड ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.16, ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा बताइए Ka क्या होगा। अब सोचिए बच्चों मोनोबेसिक एसिड के लिए अब Ka तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको अल्फा नहीं पता चल जाए, क्योंकि Ka का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा होता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो K बराबर इतना होता है। यदि K का वैल्यू निकालेंगे, C तो आपको दिया हुआ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, आपको चाहिए अल्फा, तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए बच्चों हम लोग सॉल्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। चूंकि डेल्टा टीएफ की बात किया गया इसलिए डेल्टा टीएफ बराबर लिखेंगे Kf इंटू मोलरिटी इंटू आई। ये बात समझ में आ रहा। अब देखिए डेल्टा टीएफ क्या आता है बच्चों, तो डेल्टा टीएफ का मतलब होता है कि प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दिया जाए, ये आ जाएगा Kf इंटू मोलरिटी इंटू आई। अब देखिए एक चीज कह रहा है कि आप ऐसा एज्यूम कर लें कि यहाँ पे मोलरिटी जो है मोलरिटी के इक्वल है,
तो मोलरिटी दिया हुआ है, इसका मतलब यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोलरिटी भी हो जाएगा। तो बच्चों हम इसी को अगर आगे बढ़ाएं तब देखिए डेल्टा टी नॉट एफ, ये तो 0 डिग्री होगा चूंकि एफ और सॉल्यूशन है, और टी एफ कितना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस और माइनस 0.06 बराबर के एफ का वैल्यू बच्चों हमें पता होता है 1.86 लेना वाटर के लिए। मोलरिटी का वैल्यू 0.025 है, 0.025 है इनटू, अब हमें क्या करना होगा बच्चों, आई। अब आई तो हमें अभी पता है नहीं, क्यों नहीं पता बच्चों, क्योंकि ये तो वीक एसिड होगा, मोनोबेसिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड। अब ये कितना परसेंट आयनाइज हुआ ये तो हमें पता है नहीं, इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले आई इसका निकालते हैं। क्या करेंगे बच्चों, आई इसका हम लोग निकालते हैं। अब देखिए कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे, ये 0.06 बराबर 1.86 इंटू 0.025 इंटू आई, क्या आप यहाँ से आई निकाल पाएंगे, उन समझते ही आई आपको मिल जाएगा। अब देखिए आई आ गया, और आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि डिसोसिएशन का केस है। ऑल्सो अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि डिसोसिएशन के लिए आई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। देख लो बच्चों, अब n का वैल्यू कितना होगा, तो n तो इससे आएगा बच्चों, एक H+ और एक n-, चूंकि मोनोबेसिक बोला तो मोनोबेसिक हमेशा इसी तरीके से टूटेंगे बच्चों। तो n का वैल्यू तो आपको 2 हो गया, तो हम यहाँ से सॉल्व कर ले, ये 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा आई। तो यहाँ से अगर अल्फा बराबर आप सोचेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 1 + 1 इंटू अल्फा, तो ये आपका आ रहा अल्फा बराबर i-1। अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों, i-1। अब अगर अल्फा i-1 आ चुका है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो बच्चों, के बराबर क्या हो जाएगा, c² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ से पता चल गया, तो सी का वैल्यू आपको 0.025 पे रखना, और अल्फा का वैल्यू जो भी यहाँ से आएगा उसको आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम देखिए सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी सॉल्यूशन में देखिए और भी सवाल पूछे जा सकते थे। अगर अल्फा एक बार आ गया तो आप जितना भी इक्विलिब्रियम में जानते हैं आयन की इक्विलिब्रियम वो सब पूछे जा सकते हैं। अब बताइए क्या यहाँ पे आपसे H+ आयन का कंसंट्रेशन नहीं पूछ सकता था, H+ आयन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में है नहीं बच्चों, हम अपने मन से आपको बता रहे हैं। H+ आयन कंसंट्रेशन अगर पूछता तो कितना हो जाता बच्चों, C∝। देख लें, C का वैल्यू वापस यहाँ से रखेंगे, अल्फा का वैल्यू वापस यहाँ से रखेंगे। अब सोचिए अगर H+ कंसंट्रेशन आ गया तो क्या कोई pH आपसे नहीं पूछ सकता क्या, बिल्कुल पूछ सकता है, और pH भी निकाल सकते हैं। तो पूरी तरीके से यानी कि इक्विलिब्रियम से रिलेट हो जाता है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मिटा दें इसको। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि अगर अच्छे लेवल के सवाल आएंगे तो सॉल्यूशन का सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम से अच्छी तरीके से रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ सकता बच्चों, किस पर्पस के लिए, तो सिर्फ अल्फा के लिए। याद रखना अल्फा का वैल्यू आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से निकलवा देगा आपको, और अगर अल्फा आपको पता चल जाएगा तो डायरेक्टली आपसे वो क्या निकाल सकता है, आई निकाल सकता है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप वाले हैं, इसलिए अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करना है, बढ़ाना है कि इन दोनों को हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आयनिक इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा और भी हम लोग अलग चीज लगा दिए हैं। मतलब डाटा कुछ भी दिया है बच्चों, ठीक है, हमेशा आपको फोकस रहना है कि क्या क्या जरूरत है हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें, यहाँ क्या करा, 100 ग्राम, फिर से क्या लिया बच्चों, मोनोबेसिक एसिड लिया, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉलिड हो गया, ये सॉलिड एसिड है तो स्वाभाविक है ये टूटेगा, तो 100 ग्राम लिया गया। वाटर का मास कितना बच्चों, 100 ग्राम, सॉल्वेंट दे दिया। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब घट के उतना हो चुका है, इसका मतलब वो डायरेक्ट आपको डेल्टा टीएफ का वैल्यू दे रखा है। अब कह रहा है, पहले देखिए हम डाटा लिख लेते हैं, हमारा जो काम होता है पहले डाटा लिखना। अब बताइए W दिया हुआ, वेट ऑफ सॉलिड कितना है, 100 ग्राम,
WB आपको पता है 100 ग्राम। पहले डाटा कलेक्ट कर लें, उसके बाद पता चलेगा क्या दिया हुआ क्या निकालना। डेल्टा TF का वैल्यू बच्चों यहाँ डायरेक्ट आपको दे रखा है 168 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दे रखा है 168 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना डाटा आपको अभी फिलहाल पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब सोचना है कि आखिर ये वाला पॉइंट क्यों वो दे रहा है, ये वाला डाटा उसको क्यों देने का जरूरत पड़ा। इस डाटे से हमें क्या करना होगा। देखिए वापस आपसे अल्फा पूछा है, इसी का क्या पूछा आपसे, यहाँ अल्फा पूछा। अगर अल्फा पूछ दिया है तो फिर से हम लोग अब कैसे निकालेंगे। अब सोचें कि ये जो डेल्टा TF है बच्चों, ये क्या है डेल्टा TF है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा TF का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो डेल्टा TF बराबर आप क्या लिखेंगे KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अब सोचिए कि आपको अल्फा पूछा है, अगर हम मोनो बेसिक लिए हैं तो वापस बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता होगा कि मोनो बेसिक का n हमेशा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूंकि ये तो हमेशा 2 ही आयन लेंगे इसलिए n बराबर 2 हो गया। अब i का फॉर्मूला अगर देखें तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो आपको हिंट कर रहे हैं कि कैसे हम सवाल को शुरू करेंगे। क्योंकि हमें अल्फा निकालना, तो अल्फा तो इसी एक्सप्रेशन से निकलेगा ना बच्चों, अल्फा तो हमारा इसी एक्सप्रेशन से निकलेगा। तो इसके लिए अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। आपको n पता होना चाहिए, तो n तो पता चल गया। i पता होना चाहिए, बिना i का आप अल्फा इसका नहीं निकाल सकते। तो अब हम सोचेंगे आखिर i कहाँ से निकलेगा। तो आपको पता है कि i हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकलता है। अब सोचिए कि जैसे ही आप i निकालने जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा KF का, डेल्टा TF दे रखा, KF का जरूरत पड़ेगा और जरूरत पड़ेगा मोलैलिटी का। KF भी हमें पता है, मोलैलिटी, अब मेन बात मोलैलिटी है। अब सोचिए कि अगर आप मोलैलिटी निकालेंगे तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि ये तो बस मोनो बेसिक एसिड लिखा है। तो मास दिया है, आपको मोल निकालना है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए बच्चों ये डाटा दे रखा है आपको टाइट्रेशन का, कि जब आप इसको यूज करेंगे तब जाके आपको मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, और मॉलिक्यूलर मास निकलने के बाद जो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, I निकल जाएगा। चलिए हम पहले डेल्टा TF से शुरुआत करेंगे ताकि आपको फील हो कि हमें जरूरत किस चीज का है और क्यों ये डाटा बाद में इसको देना पड़ा। तो डेल्टा TF बराबर हम पहले लगा देते हैं बच्चों KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। इतना तो समझ आ गया, हमको यहाँ से I निकालना चाहिए। अब I निकालने के लिए सारा वैल्यू में पता होना चाहिए। हम देखते हैं क्या क्या पता है हमें। 0.168 इज इक्वल्स टू KF का वैल्यू 1.86 इनटू मोलैलिटी। अब सोचिए अगर मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 कर देते हैं, तो ये ग्राम में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और इंटू I तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 0.168 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट WA डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WB आप लिख सकते हैं, इंटू 1000 लिख सकते हैं, इंटू I लिख सकते हैं। अब देखिए और क्या पता हो गया, 0.168 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू WA का वैल्यू दिया हुआ क्या आपको, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल है 100 ग्राम दिया हुआ, इंटू 1000 कर देते हैं डिवाइडेड बाय MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WB क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 दिया हुआ इंटू I। तो ये तो 100 से 100 कट गया बच्चों, ये आ रहा हमारा 0.168 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू I। अब यहाँ पे आप देखिए आप अटक गए ना, यहीं पे अटक गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो अटके हैं अब ये कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ तक हम सारा प्रोसेस करते चले आए, हमको लगा कि अगर I निकल जाए तो अल्फा हम निकाल ही देंगे, ठीक है। लेकिन I निकालने में एक दिक्कत आ गया, MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? जब तक मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलेगा तब तक आई नहीं निकलेगा। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए ये डाटा को यूज करेंगे। ये टाइट्रेशन का डाटा दिया हुआ बच्चों, और आपको पता है कि फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ फॉर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड वी यूज, या ऐसे लिखिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए अब हम इस डाटा को यूज करें। हम क्या लिखेंगे बच्चों? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर, क्योंकि सेम सॉल्यूशन देखिएगा ना, 2 ग्राम ऑफ द सेम एसिड, मतलब इसी एसिड का रिक्वायर्स होता है इतना इतना ml अल्कली बेस। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब चलिए, मिली इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल या मिलीमोल। आप कर दें मिलीमोल इनटू क्या करेंगे बच्चों? एन फैक्टर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट को आपको मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना होगा, 1000 से गुना कर दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा वॉल्यूम इन ml इनटू नॉर्मेलिटी। अगर ये सब आपको याद हो तो बेसिक का चीज है ये सब, ठीक है। अब देखिए मोल निकालेंगे ना, मिली मोल निकालेगा, मोल इनटू 1000 होता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं मोल इनटू 1000 इनटू एन फैक्टर बराबर ये आ जाएगा वॉल्यूम इन, ये ml होगा। अब बताइए वॉल्यूम इन ml कितना बच्चों? 15.1 इनटू क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी 1/10। अब देखो यहाँ मोल लिखे हुए, तो मोल के लिए क्या चाहिए? मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लिख दे डायरेक्ट, तो वेट है आपको 100, मॉलिक्यूलर मास है 1, ये ma, ठीक है, इनटू 1000 इनटू एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? तो ये लिखे रखा है मोनोबेसिक। तो मोनोबेसिक का मतलब ये होता है जो एक H+ आयन डोनेट करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा, इसका बेसिसिटी 1, इसलिए एन फैक्टर 1, ये आ गया 15.1 इनटू 1/10। अब यहाँ से देखिए बच्चों आपको क्या आ जाएगा? ma। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको? ma। और अगर ये ma आ गया तो अब इस ma को यहाँ पे पुट कर दो, इस ma को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? आपका I आ जाएगा। I बराबर यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा सबको? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ma, we get I, ये बात यहाँ पे लिख लो। उसके बाद हम लोग वापस फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको I भी मिल चुका है बच्चों, ठीक है, n का वैल्यू 2 हो चुका है अल्फा, तो आप अल्फा यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, अल्फा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, टाइट्रेशन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और इधर फिर हम लोग अगर एसिड निकाले तो अल्फा निकालने के बाद वापस आपसे फिर से क्या पूछ सकता था? इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये निकल जाएगा, फिर कंसंट्रेशन आप निकाल के फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप ए का वैल्यू निकाल सकते थे अगर कंसंट्रेशन पता हो जाए मोलरिटी टर्म में। तो इसको जल्दी से नोट करें। इसको निकाले। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट करके कुछ सवाल कर रहे हैं। अब आइए आइस के ऊपर। अब यहाँ पे आइस का सवाल पूछेगा। अब आइस वाला सवाल कैसे पूछ सकता है बच्चों? तो कैसे निकालें? यहाँ 2-3 कंसेप्ट का सवाल आता है, लेकिन आपको सब में एक ही चीज सोचना। हम यहाँ पे एक सवाल ले रहे हैं, आइस के ऊपर एक सवाल ले रहे हैं। अब इसको ध्यान से थोड़ा देखें। इसमें देखिए बच्चों आपसे क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेट आउट on cooling a solution containing 50 ग्राम of इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो बच्चों इथिलीन ग्लाइकोल है ना, इसको हम लोग एंटी
फ्रीजिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों कि जब हम वाटर में इसको ऐड कर देते हैं ना तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ये क्या करता है, कम कर देता है। जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अब वो और लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। तो इसका यूज बच्चों व्हीकल वगैरह में किया जाता है, क्योंकि जब व्हीकल को ठंडे प्रदेशों में ले जाया जाता है तो उसके रेडिएटर में, चूंकि वाटर उसका रिक्वायरमेंट होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो रेडिएटर में क्या होता है बच्चों, इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाता है ताकि मौसम बहुत ज्यादा ठंड भी हो जाए तो रेडिएटर का वाटर जमे नहीं जल्दी। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेटेड अमाउंट होता है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, वहां का मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है, हमारे रेडिएटर में कितना वाटर है, उसमें कितने इथिलीन ग्लाइकोल डालेंगे तो इतना डिग्री तक नहीं जमने देगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर एक फ्रेम कर सकते हैं सवाल को। फिलहाल यहाँ जो सवाल पूछा गया बच्चों वो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें आइस वाले सवाल को कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वाटर था, क्या बच्चों इसमें वाटर है, ठीक है। आपको पता है कि अगर प्योर वाटर होता तो ये कितने डिग्री पे स्टार्ट हो जाता फ्रीजिंग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर आप इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड में ले चले जाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये 0 डिग्री है, ये प्योर वाटर की अभी हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये स्टार्ट होगा फ्रीजिंग। इसका ये मतलब नहीं 0 डिग्री वाटर पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि हम इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, या मान लिया अभी पहले -1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, थोड़ा सा टेम्परेचर और नीचे गए, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों। अब बताइए क्या यहाँ पे सभी वाटर मॉलिक्यूल अभी लिक्विड फेज में होंगे या कुछ आइस बन गया होगा। अब कुछ आइस बन गया होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आइस बन गया। अब सोचिए कि और हम इसको टेम्परेचर को माइनस कर दिए -2 डिग्री, तो यहाँ पे वाटर और ज्यादा आइस में कन्वर्ट हुआ होगा बच्चों। यहाँ पे ये सर्कल नाम आइस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो और वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड फॉर्म में जो वाटर था उसका अमाउंट धीरे धीरे करके घटता जाएगा और आइस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर लगातार करते चले गए इसी तरह से लोअर टेम्परेचर, तो हो सकता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे लिक्विड फेज में वो सभी के सभी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सवाल आपसे यही पूछता है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान लीजिए 10 ग्राम वाटर था, क्या था 10 ग्राम वाटर था। यहाँ पे पूछेगा आपको कि बताइए कितना ग्राम आइस बन गया था, आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप यही तो दिमाग लगाएंगे ना कि अगर पहले 10 ग्राम था यहाँ पे तो आइस कुछ भी नहीं था, अब बताइए कि यहाँ पे कितना ग्राम आइस बना होगा। तो ये तब ना आप बता पाएंगे जब आपको यहाँ पे लिक्विड फेज का वाटर पता चल जाए। अगर मान लीजिए कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दे कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो ये अभी 10 ग्राम वाटर लिक्विड फेज में था, जब हम इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस किए तो ये क्या हो गया, 9 ग्राम वाटर बच गया। तो आप बताइए कि कितना करेंगे, जितना पहले वाटर था और जितना अभी वाटर बचा हुआ उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये बच जाएगा, ये नहीं बच जाएगा। अब अगर कोई कहता है कि यहाँ पे 7 ग्राम लिक्विड वाटर हो गया तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे 9 ग्राम था, यहाँ पे 7 ग्राम हुआ, इसका मतलब फिर से 2 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपसे आइस का अमाउंट पूछे कि कितना आइस का अमाउंट बना है तो आप दिमाग बस यही लगाएंगे कि पहले, ठीक है, पहले आपके पास कितना वाटर है लिक्विड फेज में वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, पहले इनिशियली कितना है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल जिस टेम्परेचर तक उसको कूलिंग किया गया, जिस टेम्परेचर तक उसको कूलिंग किया गया वहां पे आपको वाटर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इनिशियल और फाइनल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आइस का अमाउंट आ जाएगा। तो अगर आप ये कहानी समझ में आ रहा होगा आपको, तो अब हम इस सवाल को भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाते बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सबसे पहले डाटा लिखेंगे, क्या कह रहा है, आइस का अमाउंट निकालना, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसका मतलब W दे रखा हमारे पास कितना 50 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम ऑफ वाटर, अब देखिए WB
200 ग्राम हो गया। ये बच्चों हमारे पास इनिशियल अमाउंट है वाटर का, ये चीज ध्यान रखना, इनिशियल वाटर। और ये सब का सब अभी क्या लिक्विड फेज में है ना, ये भी सबका सब क्या लिक्विड फेज में, चुके अभी जो सॉल्यूशन बना रहा है कि 200 ग्राम वाटर ले लिए, उसके अंदर हम 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दिए। अब ये जो सॉल्यूशन बना है उसको हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे, धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना कर दिया गया, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। तो हमारा कांसेप्ट क्या कहता है बच्चों, हम डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेप लिखेंगे मोलैलिटी इनटू आई। अब ध्यान हमेशा यही रहे कि हर हाल में हमें पहले अमाउंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए कि जब सॉल्यूशन को फ्रीज करना स्टार्ट नहीं किए थे या स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर था, ये आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी डाटा से निकालें। अब वो डिपेंड करता है क्या आपके पास डाटा दिया हुआ है। ये तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल फॉर्म है कि यहाँ पे डायरेक्ट दे ही रखा है कितना ग्राम वाटर है। कभी कभी आपको इनिशियल अमाउंट निकालना पड़ेगा अलग कंसेप्ट से, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये 200 ग्राम वाटर दिया हुआ, तो ये जो 200 ग्राम वाटर है वो इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। और जिस टेम्परेचर तक, यहाँ पे ध्यान दें, जिस टेम्परेचर तक सॉल्यूशन को फ्रीज किया गया है उस टेम्परेचर पर हम लोग लिक्विड अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे। अब ये लिक्विड अमाउंट ऑफ वाटर कैसे आएगा, तो बच्चों जब भी आप मोलैलिटी लिखते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड फेज का होना चाहिए बच्चों। तो मोलैलिटी में जब भी आप मास ऑफ वाटर रखते हैं तो वो लिक्विड फेज का रखाएगा, और अगर आप निकालते भी हैं तो वो लिक्विड फेज का देगा कि फाइनल उस टेम्परेचर पे इतना वाटर अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ से डेल्टा टीएफ कितना होगा, तो डेल्टा टीएफ के लिए तो आप लिखेंगे डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टीएफ बराबर kf इनटू मोलैलिटी इनटू आई का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो है इथिलीन ग्लाइकोल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर में टूटता नहीं है एसिड की तरह। तो ये हो जाएगा 0 माइनस टीएफ कितना बच्चों, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड, केएफ का वैल्यू 1.86 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालेंगे तो आपको क्या रखना चाहिए, मोल्स रखना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स के लिए आप क्या रखेंगे बच्चों, वेट 50 ग्राम इन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल के देख लें कितना आ रहा, मेरे समझ से 60 आएगा। ऐसे 2 ऑक्सीजन बच्चों तो 16 दूनी 32 हो गया, 2 कार्बन है तो 24 हो गया, और हाइड्रोजन आपके पास कितना हो रहा, टोटल 6 हो रहा, देख ले। तो ये आ रहा आपको 6 4 10 12, और ये 3 2 5 62 आ रहा, ठीक है। देख लें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, फिर 1 2 2 4 2 6 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन, तो यहाँ से आ गया 62। तो ये आ गया 62, ये मोल हो जाएगा बच्चों। इनटू क्या कर देंगे आप 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाला बच्चों लगता है हमें क्या कि वेट ऑफ सॉल्वेंट तो दिया हुआ, ये रख दें। ये आपको नहीं रखना, ये आपको रखना नहीं है, क्योंकि हम जिस टेम्परेचर पे चले गए हैं उस टेम्परेचर पे अब इतना वाटर रहा ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 डिग्री से ऊपर है जब हम लोग फ्रीज नहीं करना शुरू किया। आप लिख दे टेम्परेचर इतना कि सॉल्यूशन अभी इस टेम्परेचर पे है, तो इस टेम्परेचर पे क्या कभी आपको 200 ग्राम वाटर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना। तो ये आप अगर यहाँ रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें ये पता ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि 200, ये जो -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अब कितना वाटर लिक्विड फेज में बच गया होगा, यही तो हमें यहाँ से निकालना है। तो अब देखिए बच्चों ये 9.3 बराबर 1.86 50 into 1000 divided by 62 into WB। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, WB निकालेंगे। WB यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो WB आया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये है दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर इन amount of water left in liquid phase, in liquid phase किस टेम्परेचर पे, at -9.3
3 डिग्री सेंटीग्रेड एट -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही जो हमें निकालना था कि -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम सॉल्यूशन को ले जाएंगे तो वहां पे कितना अभी भी लिक्विड होगा। अब देखिए ये वैल्यू 200 से कम आएगा, फिक्स है, ये वैल्यू 200 से कम आएगा। मान लीजिए 150 आता है, कितना आ रहा बच्चों 150 ग्राम आ रहा। तो पहली वाटर आपके पास कितना था 200 ग्राम, अब कितना बच रहा 150 ग्राम। इसका मतलब आइस कितना बना 100 200 -150। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ आइस बराबर क्या हो जाएगा इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इनिशियल वाटर माइनस फाइनल वाटर। यही बच्चों कंसेप्ट है आइस वाले सवाल को बनाने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी सवाल आइस से रिलेटेड भी बना सकते हैं। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि हर हाल में हमें पहले अमाउंट वाटर का पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास इनिशियली कितना वाटर है। फिर हम लोग डेल्टा टीएफ के कंसेप्ट को यूज करके पता करेंगे कि जिस टेम्परेचर तक सॉल्यूशन को ले जाया गया है, जिस टेम्परेचर तक सॉल्यूशन को ले जाया गया है उस टेम्परेचर पे फाइनल कितना लिक्विड वाटर है, और वो डेल्टा टीएफ से ही हमेशा निकलेगा। बस यहाँ पे मोलैलिटी निकालते समय ये अमाउंट ऑफ वाटर आपको अननोन रखना है। जो आपके पास इनिशियली दिया हुआ रहता वो मत रख देना, क्योंकि वो तो तब दिया हुआ रहता है जब फ्रीजिंग स्टार्ट ही नहीं होता है। और अगर फ्रीजिंग कर दिए हैं, सॉल्यूशन का टेम्परेचर लोअर कर दिए हैं, तो अब उतना वाटर कभी भी नहीं रहेगा, वो वाटर का अमाउंट हमें पता नहीं होगा। इसीलिए हमें इसको अननोन मान के चलना होगा, और ये चीज हम निकाल लेंगे यहाँ से। फिर इनिशियल और फाइनल वाटर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आइस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग इसके सवाल को बना सकते हैं। इसके ऊपर एक और सवाल आएगा बच्चों, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसमें फॉर्मूला वगैरह हम निकाल सकते हैं, हम वो भी सवाल आपको एक कर दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों ये दो सवाल और है, ठीक है। अब देखिए ये वाला सवाल फिर से आपका किस तरह दिया गया है, आइस वाला ही है। तो आइस वाला हम एक और क्वेश्चन आपको दिए इसलिए ताकि आपको इसके ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या बोला गया था आपको, जब भी आपको आइस निकालने वाला सवाल आता है, आइस का मास निकालने वाला सवाल आया था, सबसे पहला काम आपको देखना होगा कि हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन है इन वाटर इज इक्वल टू -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ग्राम सुक्रोज का सॉल्यूशन है बच्चों, इसका मतलब ये 100 ग्राम में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना कर दिया घटा के बच्चों -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया गया है। तो कह रहा कि बताइए कितना आइस वहां पे बन गया होगा, कितना आइस वहां पे बन गया होगा। अब इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा, कह रहा कि इफ सॉल्यूशन टू फ्रीजेस एट -0.38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये आपके पास है 0.50, ये है 0.38। इसका मतलब ये कह रहा है क्या कि फ्रीजिंग जो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन का वो किस टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है बच्चों 0.38 से। यहाँ पे अगर इतना टेम्परेचर आएगा तो इस समय तक लिक्विड वाटर रहा होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ के बाद से आइस बनना शुरू होगा, लेकिन आप इसके घटा के कहाँ कर दिए यहाँ। तो स्वाभाविक है कि कुछ अमाउंट में वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ ही होगा, क्योंकि जब ये यहीं से जमना स्टार्ट हो जाएगा तो आप तो इस टेम्परेचर पे लेके चले गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे आइस बना होगा। तो अब हमें कैसे निकालना होगा कितना आइस बना है। तो बच्चों इसके लिए हम पहले ही आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको इनिशियल अमाउंट पता होना चाहिए वाटर का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसी को यूज करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे डेल्टा टीएफ, हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे बच्चों कि फर्स्ट कैलकुलेट इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, फर्स्ट कैलकुलेट इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर। वो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, तो डेल्टा टीएफ बराबर हम लोग जानते हैं केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। क्या जानते हैं बच्चों, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अब सोचिए कि यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ कितना होगा, ये डेल्टा टीएफ कितना है बच्चों
तो 0 डिग्री माइनस सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है फ्रीजिंग 0.38 पे बराबर KF है 1.86 इंटू। अब यहाँ से सोचिए क्या होगा, यहाँ पे मोलैलिटी निकालना बच्चों, तो मोलैलिटी जो निकालेंगे यहाँ से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स के लिए क्या लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या करेंगे बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज है तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 इंटू क्या करना होगा बच्चों इसका, इसको ऐसा करें और इसको WA मान लेते हैं, इसको WB मान लेते हैं इंटू क्या करेंगे I का वैल्यू हो जाएगा 1, I का वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ से सोचें चूंकि ये जो टेम्परेचर है बच्चों ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट ही होता है, इसका मतलब कि इस टेम्परेचर तक जो भी आएगा वो वाटर का अमाउंट यहाँ लिक्विड फेज में आएगा। तो बच्चों यहाँ से आप सॉल्व करके WA अपॉन WB निकालेंगे, पहले क्या करेंगे बच्चों यहाँ से WA अपॉन WB निकालेंगे, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं एक चीज और कि WA प्लस WB बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 100, क्योंकि सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, इसका मतलब इसमें कुछ ग्राम सॉल्यूट रहा होगा कुछ ग्राम सॉल्वेंट रहा होगा। तो इन दोनों को यूज करके आप क्या निकाल लेंगे बच्चों WB, आप क्या निकाल लोगे WB, सोच लो ये इतना ग्राम आ जाएगा WB, मतलब कि इनिशियल दैट इज ये होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या आ जाएगा बच्चों इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर। अब तो इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर आ गया और जब आपको इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर आ जाए तो फिर आप कुछ करना ही नहीं है, तो अब आप फिर से चले जाइए कि सॉल्यूशन को किस टेम्परेचर तक कूल किया गया बच्चों। तो अब हम लोग फिर वापस लिख देंगे W डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 0 माइनस 0.5 बराबर KF 1.86 इंटू। अब देखिए मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो एक बार जो यहाँ से आएगा बच्चों वही रहा होगा, ठीक है। अगर WB यहाँ से आ जाएगा तो WA भी आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको वहां से आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से WA भी हमारे लिए चल आएगा और WA एक बार जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना फ्रीज होता है, तो इसलिए इनिशियल जितना रहेगा फाइनल में उतना ही रहेगा, तो WA आपको पता चल जाएगा। किंतु क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय WB का वैल्यू अब यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे, WB का वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे इंटू वापस फिर से 1 आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू बच्चों हमें पता है, ये वैल्यू क्या है नोन है, ये कहाँ से आप रखेंगे यहाँ से, ये वाला वैल्यू यहाँ मत रखना वापस, क्यों, क्योंकि ये जो वाटर का अमाउंट निकलेगा वो कितने टेम्परेचर पे निकलेगा 0.5 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री पे, और जबकि ये वाला जो निकला है वो कितने पे निकला है 0.38 पे निकला है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे WB, ये आ जाएगा बच्चों हमारे लिए क्या फाइनल दैट इज फाइनल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, तो हेंस आइस कितना हो जाएगा बच्चों, तो आइस हो जाएगा इनिशियल अमाउंट WB इनिशियल माइनस WB फाइनल, तो इस तरीके से बच्चों आप बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन का लेवल अलग हो गया, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही है, हम हर हाल में पहले इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे, उसके बाद फिर से जिस टेम्परेचर पे फ्रीज किया गया है फाइनल सॉल्यूशन को उस टेम्परेचर पे वाटर निकालेंगे, दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, अपने आप आइस का अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों में ये सवाल बना सकते हैं, इसको मिटा दें। देखिए सभी लोग ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं, हम कंसेप्ट आपको समझा देगा, कैलकुलेटिव सवाल थोड़ा सा। अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिलेटेड क्वेश्चन को लोग कैसे करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, हमें एक तो ऐसा करना चाहिए कि COCl3.XNH3 है, क्या ये
एक्स। जैसे इसको वाटर में देंगे ये सॉल्ट होता है, ये टूटेगा बच्चों, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि इसको हम लोग सेंट्रल मेटल लिखते हैं, और जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये बात आपको ध्यान है, जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखाता है। जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखाएगा। तो मान लीजिए ये X है अमोनिया, तो X अमोनिया यहीं पे आएगा। अब बच गया Cl। तो जो नेगेटिव आयन होता है बच्चों वो बाहर भी हो सकता, अंदर भी हो सकता, बाहर भी हो सकता, अंदर भी हो सकता। तो अब हमें यही नहीं पता है कि कितना क्लोरीन बाहर होगा, कितना क्लोरीन अंदर होगा। तो अब ऐसा मान ले कि N क्लोरीन बाहर हो गया। कितना क्लोरीन बाहर हो गया बच्चों? N क्लोरीन बाहर हो गया। तो बताइए अंदर कितना क्लोरीन रखना होगा? 3 माइनस N। अब N का वैल्यू अगर 0 होगा इसका मतलब सबका सब क्लोरीन अंदर भी होगा। N का वैल्यू 1 होगा तो 2 क्लोरीन अंदर आएगा। तो बच्चों हमें पहले इसको इस फॉर्मेट में समझना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का क्या मतलब है बच्चों? फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl नंबर 6, Cl नंबर 6 होने का मतलब है कि अमोनिया का संख्या और क्लोरीन का संख्या मिला के कितना हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। अमोनिया का संख्या क्लोरीन का संख्या मिला के कितना हो जाना चाहिए बच्चों? 6 हो जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि ये 2 क्लोरीन बाहर होता तो 1 क्लोरीन अंदर होता है, जिसका मतलब x का वैल्यू हमें अपने मन से कितना पुट करना पड़ेगा? 5। क्यों? क्योंकि 1 ये और 5 ये मिलकर कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो बच्चों हमें पहले इस तरीके से सोचना पड़ता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉलेज आपके पास है तो आप ये चीज आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह के सॉल्ट को ब्रेक करेंगे, ये सॉल्ट और ये सॉल्ट दोनों एक ही चीज है, अगर हम इस तरह के सॉल्ट को ब्रेक करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा? ये आपको टूटेगा CONH3 का होल X Cl N3 माइनस N, फिर पावर आएगा N प्लस और प्लस आएगा NCl माइनस। ऐसा कुछ टूट जाएगा बच्चों, देख लो यहाँ पे इस तरीके से टूटेगा। अब कुछ नहीं करना, अब बस आपको ये डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा देना। डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। डेल्टा TF बराबर देखो कितना? 0.55 इज इक्वल्स टू 0.55 इज इक्वल्स टू KF 1.86 इंटू मोलैलिटी दिया हुआ 0.1 मोलर सॉल्यूशन है इंटू I। इंटू क्या है यहाँ से? I। अब यहाँ से देखो ये I निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 0.55 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.1, ये I आपको निकल जाएगा। अगर I निकल गया, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि I का वैल्यू 3 आता है, ऑलमोस्ट हम लोग कितना लिख रहे हैं बच्चों? 3 आता है। ये सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 3 आता है, तो I 3 होने का क्या मतलब हुआ कि इस सॉल्ट के ब्रेक होने से कितना आयंस मिलना चाहिए बच्चों? 3 आयंस मिलना चाहिए। इस सॉल्ट के ब्रेक होने से कितना आयंस मिलना चाहिए? 3 आयंस मिलना चाहिए। I बराबर 3, इसका मतलब कि इट इंडिकेट्स 3 ions are present in the solution। 3 ions are present in the solution मतलब 3 सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, तो 3 सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। तो ये 3 सॉलिड पार्टिकल्स कब होंगे बच्चों? जब आपको N का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा? Therefore N बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। N बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 ये और एक पूरा ये, इसका मतलब ये एक आयन और ये एक आयन मिलकर क्या हो जाएगा? तो यहाँ तो आ रहा था बच्चों अभी इतना, तो ये N बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो अगर ये N बराबर 2 हो गया तो अब हमारा फॉर्मूला आ गया ना, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? CONH3 का होल X Cl। अब देखिए N का वैल्यू 2 है, ये तो कितना आ जाएगा, और इसके बाहर हम लोग क्या कर देंगे? Cl2 ऐसा। लेकिन आप X भी तो पता करना बच्चों, तो X कैसे पता करेंगे? तो X पता करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। सिंस Cn is 6 therefore X is equals to 5। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? CO। सो हम यहाँ लिख दें, सो फाइनल फॉर्मूला, सो CONH3 का होल 5
Cl और ये कितना है बच्चों Cl2। तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ता है बच्चों कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं तो उसके लिए अब देखिए ये इस तरीके का सॉल्यूशन का डाटा देगा, आप वहां से आई निकाल लें। आई निकालने के बाद आपको जितना आई आएगा उससे आपको एक आइडिया आएगा कि इसमें कितना आयंस बन रहा होगा। फिर सोचेंगे कि इसको किस तरीके से लिखें उतना आयंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंट टाइप का सवाल आपको करा चुके हैं। सोचते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बच्चों हेनरीज लॉ के ऊपर।